Assalamualaikum everyone. So I am Arij Mujtaba, a student of National Medical University, second year MBBS. जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हम आप लोगों का MD कैट जो है वो 20 दिन ऑलमोस्ट रह गए हैं, 20 डेज़। तो सब बच्चे परेशान होते हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि उन लोगों को मसला है। तो मेरे कुलीग ने कहा कि क्यों ना हम इनको ना गाइड करते हैं इस तरह कि इनको 20 डेज़ में किस तरह से अपनी फ़ाइनल रिवीजन और अपना सब कुछ मतलब कर लेना चाहिए क्लियरली, ताकि आगे जाके उनको जब आखिर में 1 या 2 दिन रहें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उन टॉपिक्स को देखें जिनमें वो थोड़े बहुत वीक हैं। अच्छा जी, तो मोस्टली तो आप लोगों की तैयारी हो गई होगी और काफ़ी अर्सा भी हो गया, एम कैट डिले ही होता जा रहा है। सबसे पहले जो है हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश के जो है टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है। ये तो आप लोगों को प्रैक्टिस से पता होगा। हम लोग आगे चलते हैं। डिफ़िकल्टी इंडेक्स है। डिफ़िकल्टी इंडेक्स 30 ईजी है, यानी वो हर एक से हो जाते हैं। और मॉडरेट भी हर एक से हो जाते हैं, उसमें कोई इतना ख़ास इशू नहीं होता कि मतलब नहीं, जो गेम चेंजर होते हैं वो हार्ड ही होते हैं। टोटल 20 MCQs होते हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देते हैं। बस ये है कि पैनिक नहीं करना, अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करने हैं आपने। और आपने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को कंपोज रखो। जितना ज़्यादा कंपोज रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ गाइडलाइन देती हूँ। बायो और केमिस्ट्री, फिज़िक्स मतलब जैसे हमारे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, इसी के साथ हम इसी अरेंजमेंट में चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है बायो का हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारे पास जितने भी चैप्टर्स के नेम्स होते हैं वो सारे लिखे होते हैं। इसमें क्या करना है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स है, बायोएनर्जेटिक्स है। मतलब मोस्टली वही टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते हैं और ये पास पेपर्स में भी इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इनकी तो आपने टेंशन करनी ही नहीं है। वैसे भी इतना अर्सा हो गया जब आप प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को, मतलब एक आइडिया तो होता ही है कि अगर सिलेबस चेंज हुआ तो थोड़ा बहुत होगा। लास्ट वाला जो है वो वैसे का वैसे रहेगा। तो आप लोगों ने अच्छी खासी तो मतलब इसमें से किया होगा। और वैसे भी एफएससी के स्टूडेंट्स जब देते हैं तो उनको थोड़ा बहुत चैप्टर आता होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है याद किए बगैर तो आप लोग एग्ज़ाम्स दे ही नहीं सकते। तो सेल स्ट्रक्चर, फंक्शन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, थर्ड एंजाइम्स, बायोएनर्जेटिक्स, बायोडाइवर्सिटी, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, ये नया ऐड हुआ है। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, प्लांट्स पहले नहीं था अब आ गया। लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये भी प्लांट्स वाला सारा पोर्शन ऐड किया है। मतलब जो चीज़ ऐड हुई है। अब हमारे पास कितना, आज 21 है और आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24 डेज़ है। तो लास्ट 4 डेज़ को हम निकाल देते हैं, गेम से ही निकाल देते हैं ताकि हम लोग उसकी क्विक रिवीजन कर सकें। गेम से हमने लास्ट 4 डेज़ को निकाल दिया। अब हमारे पास बचता है मतलब 15 डेज़। ठीक है, 15 डेज़ में अब जो 5 डेज़ हैं, 4 डेज़ पहले सिलेबस आया होगा। तो जब ये सिलेबस चेंज हुआ है तब से आपने कुछ ना कुछ उसका पढ़ना शुरू कर दिया होगा। अगर आप किसी की गाइडलाइन ले रहे हैं तो भी आपको पता होगा, कोई टीचर हैं तो भी वो करा रहे होंगे। तो इसका यह है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वाले चैप्टर्स किस किस तरह से एम कैट में आ सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम आपके लिए 5 to 6 डेज़, फाइव फाइव डेज़ कर लेते हैं। 5 डेज़ जो है ना, हम आपके लिए इसको फिक्स कर देते हैं कि आपने सिर्फ वो टॉपिक्स करने हैं जो ऐड हुए हैं। किस तरह करने हैं, आप लोग सुबह उठें, सुकून से सो जाएं रात को, कोई मसला नहीं है। अगर जैसे कुछ लोग सुबह पढ़ सकते हैं, कुछ लोग रात को पढ़ सकते हैं, तो मैं स्पेसिफिक कोई भी रूटीन नहीं बताऊंगी आप लोगों को। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी रूटीन को सेट करें पहले। और ये 24 आवर्स पढ़ना इज़ नॉट द सोल्यूशन, लाइक अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है ये 24 आवर्स आप पढ़ें और आपको कुछ आ ही नहीं रहा हो या आप कुछ गेन ही नहीं कर रहे हो। बस आप जितना पढ़ें उसको इफेक्टिव पढ़ें। अब ये जो सिलेबस में चेंजिंग हुई है उसका आपने क्या करना है, उसका आपने ये करना है कि जैसे किंगडम मुनेरा है, सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया वगैरह, या जिस तरह भी ये प्रोटिस्ट वगैरह हैं, तो आपने इसका क्या करना होगा, आपने ये करना होगा कि आप पर टॉपिक अपने सिलेबस को साथ रख के प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब बेस्ट चाहिए, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप उसको अपने पास रखें। और उसके बाद आप ये करें कि आप एक एक करके उस टॉपिक को पढ़ते जाएं। पढ़ना कैसे है, पढ़ना इज़ द मेन काम। मतलब आपको पढ़ना आना चाहिए कि आपने बुक में से, टेक्स्ट बुक के अलावा मैं सजेस्ट करूँगी आप किसी भी चीज़ को मत देखें। आपने टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ भी नहीं खोलना। क्यों? क्योंकि जो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते बच्चे, वो एम कैट में रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके। जो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ते ना, ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं होते या वो नहीं पढ़ना चाहते, वो अपने कॉन्सेप्ट्स को बियॉन्ड लिमिट ले जाते हैं। एम कैट जो है वो आपको एक बाउंड्री में रखना चाहता है, सिर्फ टेक्स्ट बुक की बाउंड्री में। तो आपके लिए ज़रूरी है कि बायो के लिए स्पेसिफिकली आप टेक्स्ट बुक की लाइंस पे फोकस करें। जब आपने पढ़ना है आपने उसकी लाइंस को फोकस करना है, आपने एक एक टॉपिक को सुकून से आराम से पढ़ना है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने जब उसको पढ़ लिया,
तो आपने उस टॉपिक को एक एक करके उसकी एक एक लाइन को पढ़ना है, उसकी हर डायग्राम को देखना है, उसमें लेबलिंग को देखना है। अगर इंपॉर्टेंट है तो उसके नीचे फिर जो डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है आपने वो ज़रूर देखनी है, उसमें से भी MCQs आ जाते हैं। लाइक यू डोंट हैव टू मिस एनी थिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड, यानी आप अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ें, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है जो भी होता है। ठीक है, तो अब आपने ये करना है कि आपने 5 डेज़ जो हैं वो सिर्फ एडिट टॉपिक्स पे लगाने हैं। बाकी जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है 5 दिन में बिल्कुल नहीं भूलेगा, रिलैक्स करना है और वही पढ़ना है बस। उसके अलावा हम लोग लास्ट 10 डेज़ का प्लान करते हैं। लास्ट 10 डेज़ को आपने किस तरह प्लान करना है? लास्ट 10 डेज़ को जो मेरी अपनी सोच है या जो मैंने जिस तरह से किया था वो ये था कि हम लोग इस तरह करें कि हम हर सब्जेक्ट के 4 4 पार्ट्स करना चाहते हैं। 4 4 पार्ट्स करते हैं, जिस तरह वो होते हैं ना लॉन्ग टेस्ट होते हैं जो, या फुल जैसे जिस तरह प्री बोर्ड होता है उसी तरह जो है ना वो फुल लेंथ पेपर्स भी होते हैं, FLPs कहते हैं उसको, अकेडमीज़ में वो होते हैं। तो FLPs के हिसाब से हम लोग ना इसको 5 FLPs में डिवाइड करते हैं। FLPs को आपने इस तरह देना है, मतलब इस तरह हमारे एक सर कहते थे कि उसकी तैयारी इस तरह से करें जैसे आपका प्रॉफ है। लाइक हमने जो 5th वाला FLP है ना वो एक्चुअली 15 नवंबर को होना है और वो हमारा MD CAT है। उसके अलावा जो हमारे पास पिछले 4 FLPs हैं उसमें हम अपने सिलेबस को 25-25% करके कवर करेंगे। ठीक हो गया। अब बायो में जितने भी टॉपिक्स हैं आपने उन सबको 4 पर डिवाइड करना है। लास्ट 2 डेज़ के लिए आपने कुछ नहीं रखना, यानी आपने कवर कुछ नहीं करना उसमें, ये याद रखें। बायो के सिलेबस को आपने डिवाइड कर दिया जी 4 पार्ट्स में। टोटल चैप्टर जो है आपको पता है कौन सा चैप्टर में से कितनी स्पेसिफिकेशन है, कौन सा चैप्टर आता है कितना, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इस तरह से होगा कि आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर में से कितने MCQs आते हैं, उसकी वेटेज कितनी है। एक बड़ा चैप्टर रख लें, एक छोटा चैप्टर रख लें, एक मीडियम साइज़ का चैप्टर रख लें, इस तरह करके आपका कवर हो सकता है। उसके बाद बायो के बाद आपने पर डे 3 3 रखने हैं, वो आप अपनी फिजिबिलिटी से रखेंगे, आपको कौन सा मुश्किल लगता है कौन सा आसान लगता है। बायो का हो गया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री किस तरह करना है कि उसका भी यही TOS देखना है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स देखने हैं। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स देखने के बाद आपने ये जो चैप्टर्स हैं, हमारे पास 19 चैप्टर्स हैं, 19 को आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स बनते हैं। अब ये 5 टेबल ऑफ मतलब 5 कंटेंट्स बनते हैं। तो अब आपने किस तरह करना है कि आपने इन 5 के 5 कंटेंट्स को इस तरह से डिवाइड करना है, मतलब ये जो 5 कंटेंट्स हैं इस तरह से आपने प्लेस करना है कि आपका एक बड़ा चैप्टर, एक और बड़ा चैप्टर, एक छोटा बहुत, या फिर वो जो आपको सबसे ज़्यादा आसान लगता है। ज़रूरी नहीं है कि जो छोटा हो वो आपको आसान लगता हो और जो बड़ा हो वो मुश्किल लगता हो, बड़े वाला भी आसान हो सकता है, इसमें कोई नहीं। इसमें हर पर्सन की अपनी मर्ज़ी है, इसलिए मैं कोई भी आपको डेफिनेट सिलेबस बना के नहीं दे रही कि आपने ये चीज़ इस दिन कवर करनी है, क्योंकि हर एक की अपनी सोच होती है। वो हो गया। उसके बाद आपने 5 मतलब 19 है तो हम एवरेज में 5 करेंगे, यानी आपने जो है 10 डेज़ हैं तो उसमें से 8 डेज़ में अपना सिलेबस पूरा कवर करना है, यानी आपके पास एक फुल लेंथ पेपर की तैयारी के लिए 2 डेज़ होने हैं। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि आपने 2 डेज़ हैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। लाइक आप 12 आवर्स एक सब्जेक्ट के लिए रखोगे, फिर 12 दूसरे के लिए, फिर 12 तीसरे के लिए, फिर 12 चौथे के लिए। इस तरह करके पहले आप बायो कर लो, उसके बाद नेक्स्ट में आप केमिस्ट्री कर लो, उसके बाद आप फिजिक्स कर लो और उसके बाद आप इंग्लिश कर लो। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप फुल कंसंट्रेशन से पढ़ो। लाइक किसी दिन आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ जाते हैं लेकिन वो होते हैं जो आपको इजी आते होते हैं, आप उनको 2 to 3 आवर्स में कर लेते हो। आप बाकी आवर्स अगर वेस्ट नहीं करना चाहते या आपको कोई और इश्यूज़ हैं तो आप अपनी पिछली वाली कमी को पूरा कर लो। अगर आपको कोई भी मुश्किल लगते हैं टॉपिक्स तो आप उनको रिवाइज़ कर लो या उनके पॉइंट्स देख लो। अगर आपको वो आते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है मेरे मुताबिक आप अपने ब्रेन को मज़ीद स्ट्रेस दो। जितना काम आपने उस दिन का फ़िक्स किया है, अगर वो आपका काम 6 से 7 घंटे में भी हो जाता है 24 आवर्स वाला, दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको मज़ीद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस काफ़ी है। उसके बाद अपने ब्रेन को रेस्ट दें। जितना ज़्यादा पैनिक होगे उतनी ज़्यादा आप अपने आप को स्पॉइल कर रहे हो, आप डिस्ट्रक्शन की तरफ जाओगे। आप अपने आप को काम रखो, सुकून से करो। चिल होने का मैं बिल्कुल नहीं कह रही, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी टेंशन हर एक को होती है, लेकिन आपने करना ये है कि आपने ईजीली उसको सुकून से करना है। मतलब जितना आपका रिक्वायर्ड है आप उतना करोगे। तो 2 डेज़ में आपका एक डिवीजन कंप्लीट हो गई, 4 डिवीजन में आपने उसको किया था, सही। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज़ में आपकी वही वाली फिजिक्स का भी आपने सेम करना है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा होता है कि हम क्या डिवाइड करें इंग्लिश में। इंग्लिश में आपने डिवीजन किस तरह करनी है। इंग्लिश में डिवीजन जो है ना, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि रिक्वायर्ड क्या है। उसके अलावा वो कैब के कुछ वर्ड्स होते हैं, वो कैब के जो वर्ड्स हैं आप टोटल को काउंट करें। ठीक है, बहुत थोड़े से हैं इस दफ़ा, तो हमारी दफ़ा में 800+ वर्ड्स होते थे, तो इस तरह अब आपके पास बहुत कम वर्ड्स हैं। तो वोकैब को क्या करना है,
आपने सारे वर्ड्स को 4 डेज़ पे डिवाइड करके रोज़ के रोज़ उतने वर्ड्स करने हैं। उसके साथ ना आप ये कोशिश करिए कि आप डिक्शनरी उठाकर, मैं मेरियम वेबस्टर सजेस्ट करूँगी, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। फ़ोन हर एक के पास होता है, आप इंस्टॉल करें या लैपटॉप में इंस्टॉल करें, कंप्यूटर में करें। आप उस वर्ड के कुछ पॉजिटिव मीनिंग्स अपने दिमाग में, मतलब एक दफ़ा पढ़ लें कि बाय चांस अगर कुछ इस तरह का आउट हो जाता है जो आपकी नज़र से नहीं गुजरा, तो वो आपको आता हो। उसके बाद इंग्लिश में बाकी जो ग्रामर या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं आप लोग मेरे से बेहतर जानते हो, मतलब आप अब पढ़ रहे हो, तो आपको इस तरह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब ये होगा कि आप इंग्लिश के जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको भी आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है। 4 पार्ट्स में आप किस तरह डिवाइड करोगे कि आपने 4 FLPs की तैयारी करनी है और फाइनल वाला जो है वो 5th है और वो आपका MD CAT है। तो आपने इसकी तैयारी इस तरह की कि आपने वो 4 जो हैं उनको पार्ट्स में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया और आपने एक डे में जितना रिक्वायर्ड हुआ वो सारे रूल्स वगैरह रिवाइज कर लिए। और अगर आपके पास इंग्लिश के डिवाइडेड टाइम में वो टाइम बचता है तो आप उसके MCQs को ईजिली देख सकते हो। उसके बाद अच्छा जी, अब 4 FLPs का तो मैंने आपको गाइड कर दिया कि आपने किस तरह करना है। लास्ट 2 डेज़ में क्या करना है? लास्ट 2 डेज़ में आपने ये करना है कि आपने इंग्लिश की बुक, टेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ मैं, आपने वो रीड करनी है, ताकि आपको, मतलब कोशिश करनी है, वैसे तो आपको साथ साथ करनी चाहिए थी रीड। अगर आप नहीं भी कर सके तो उसमें जो इंपॉर्टेंट MCQs है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा, तो आपने उस तरह से उसको प्रैक्टिस करना है ताकि वो जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो मिस ना हो। ज़्यादातर इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है वही प्रेफर की जाती है इस चीज़ के लिए। तो आपने उस चीज़ की रिवीजन करनी है कि ग्रामर के रूल्स, बाकी आप कहीं से भी रिवाइज कर सकते हो, नोट से कर सकते हो, किसी भी चीज़ से कर सकते हो। उन 2 डेज़ में इंग्लिश का हो गया। उसके बाद बायो में जहाँ जहाँ आपके वीक पॉइंट्स आए हैं पूरे सेशन में, मतलब आपको लगता है कि आप इस चीज़ में वीक हो, तो आप उसको रिवाइज करोगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, पूरी किताबें दोबारा से नहीं पढ़नी, कोई ज़रूरत नहीं है उनको पढ़ने की। आप सुकून से करोगे, आपका हो जाएगा। फिजिक्स के भी आपको जो न्यूमेरिकल्स या कुछ भी मुश्किल लगता है आपने सिर्फ वो रिवाइज करना है। और केमिस्ट्री का भी आपके साथ सेम ही केस होगा, मतलब जो भी फार्मूलाज वगैरह या कुछ भी इस तरह की चीज़ें, स्ट्रक्चर वो भूल रहे हैं तो आप उनको देख सकते हो। उसके अलावा ज़्यादा परेशान नहीं होना, कोई ज़िंदगी मौत का सवाल नहीं है। नर्व्स पे कंट्रोल करना है, पैनिक नहीं होना, सुबह सुबह किताबें उठाकर नहीं बैठना। कोई भी टेंशन की बात हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके बच्चों, चलें जी, बेस्ट ऑफ लक।